Good morning class. I am your SST teacher of class 8. Today we will start new chapter which is chapter number 3 of history on page number 76. Open page 76. Yes, now today we will do the explanation plus reading of this chapter. So let's start. During the 18th and 19th century, most of the Indians were farmers. 18th और 19th सेंचुरी में क्या था कि जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या थे, फार्मर्स थे, मतलब किसान थे. फार्मिंग एंड कल्टीवेशन वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन. जो फार्मिंग थी और उनकी कल्टीवेशन मतलब क्रॉप्स को उगाना, वो उनका क्या था, मेन ऑक्यूपेशन था. कब? 18th और 19th सेंचुरी में. Therefore we can say that economy of India was mainly an agrarian इकोनॉमी. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी वो क्या है, मोस्टली एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब क्रॉप से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, क्रॉप से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मोस्टली क्रॉप्स ग्रो होते थे, फार्मर्स थे मोस्टली. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर नंबर ऑफ लोग थे वो क्या थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे. एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल एंड इट वॉज अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द किंगडम. एग्रीकल्चर क्या था, मेन सोर्स था किसका, लाइवलीहुड था फॉर द पीपल, मतलब लोग अपनी जो डे टू डे लाइफ थी वो किससे चलाते थे, एग्रीकल्चर से. और वहाँ के और इट वॉज ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू. और जब किंग को हम पहले क्या होता था, किंग्स थे तो किंग्स को हमें क्या देता था, रेवेन्यू टैक्स देना पड़ता था. तो वो टैक्स कहाँ से देते थे, इसी चीज़ों से देते थे. किससे, एग्रीकल्चर करके, मतलब फार्मिंग करके. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन्टेड रॉ मटेरियल्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड. ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था इंग्लैंड के लिए, जो कि कहाँ थी, इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए था, जो कि कहाँ थी, इंग्लैंड में. इट ऑल्सो वॉन्टेड अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टू एक्सपेंड देयर कॉलोनीज. उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था, जिससे कि वो अपनी जो कॉलोनीज़ हैं वो एक्सपेंड, मतलब उन्हें बढ़ा सकें, ज़्यादा गहरा कर सकें, मतलब बहुत दूर दूर तक उन्हीं का राज चले. इट देयरफॉर फॉलोड एन एग्रेरियन पॉलिसी विच सर्व देयर इंटरेस्ट. तो उन्होंने क्या किया, एग्रेरियन पॉलिसी, मतलब वही एग्रीकल्चर वगैरह करा, जो कि उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट हुआ उसमें और उन्हें काफ़ी पैसे मिले. इट वॉज इंडिफरेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ये थोड़ा अलग था, जो कि इंटरेस्ट था पीपलों के, जो लोग थे इंडिया के में. द एग्रेरियन पॉलिसीज बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स हु इन जनरल केम लॉयल टू द कंपनी. एग्रेरियन पॉलिसीज किससे बेनिफिट हुआ, लैंडलॉर्ड्स को बेनिफिट हुआ, जो कि कहाँ थे, लॉयल थे कंपनी के लिए, मतलब कंपनी को जानते थे. द पीजेंट्स ऑन द अदर हैंड सफर्ड हैवीली. लेकिन जो पीजेंट्स थे, जो छोटे मोटे वर्कर्स हैं, उन्हें क्या हुआ, उन्हें सफ़र करना पड़ा, मतलब उन्हें बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी. दे कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बिताई. नाउ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. अब ज़रूरत क्या थी, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की. इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ड्यून्स. अगर ये जो पैसा है, अगर जो इकोनॉमी है वो ड्यून्स मतलब ख़राब रहेगी, कुड द कंपनी भी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम. तो क्या जो कंपनी है वो खुद का अपना इनकम, रेवेन्यू इनकम कर चला पाएगी. मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगिन टू फील दैट. जो ज़्यादातर कंपनी ऑफिशियल्स थे वो क्या शुरू करने लग गए, फील करना लग गए कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चरल हैड टू बी इम्प्रूव. जो इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने क्या फील करने लगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लैंड पे, वो हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एग्रीकल्चर जो है उसे इम्प्रूव भी करना चाहिए. हाउ वॉज दिस टू बी डन. अब ये हो कैसे, आफ्टर 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स के बाद, मतलब एक डिकेड में कितना समय होता है, 10 साल, तो 2 डिकेड मतलब 20 साल बाद ऑफ डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे डिबेट हुई, बहस हुई, तो क्या हुआ, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस. तो कंपनी ने फाइनली इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट. कब, 1793 में. बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट. इस सेटलमेंट में क्या था, द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार. जो राजा और तालुकदार से उन्हें ज़मींदार बना, मतलब ज़मींदार से कह दिया गया था. एंड दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. और उन्होंने क्या कह दिया गया, उन्हें
कि वो अब रेवेन्यू पीजेंट्स वगैरह से कलेक्ट कर लें, रेंट कलेक्ट कर लें और रेवेन्यू किसको दे दें, कंपनी को दे दें। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, जो अमाउंट था जो उन्हें देना था वो क्या था, फिक्स्ड हो गया परमानेंटली। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या था कि वो फ्यूचर में कभी भी बदलेगा नहीं। इट वॉज फेल्ड दैट दिस वुड इंश्योर रेगुलर फ्लो, तो इससे क्या हुआ, इससे लोग ये क्यों करा था, जिससे कि जो रेगुलर फ्लो है रेवेन्यू का वो चलता रहे और कंपनी के पास अच्छा रेवेन्यू आता रहे, जिससे कि ज़मींदार से ही इंक्रीज प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ, बहुत ही बड़ा ग्रेट एडवांटेज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट इंश्योर्ड देम अ रेगुलर इनकम, उससे क्या हुआ कि अब पे करना है तो उन्हें इनकम भी फिक्स हो गई उनकी, तो उन्हें क्या हुआ, रेगुलर इनकम अब मिलने लग गई थी। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, जितना उन्हें इनकम है चाहे वो काम ना करें या करें तो उन्हें उतनी इनकम मिलती थी। इट ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू सोशल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु वर लॉयल टू द ब्रिटिश, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने एक न्यू सोशल क्लास भी क्रिएट करी जो किसकी थी, लैंडलॉर्ड्स की थी, जो कि बहुत लॉयल थे, मतलब बहुत अच्छे थे ब्रिटिशर्स के लिए। हाउएवर द पीजेंट सफ़र, अब फिर से पीजेंट्स वर्कर्स थे वहाँ के, उन्हें फिर से सफ़र करना पड़ा, टेरिबली मतलब डरावना, जो उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्होंने सफ़र किया अंडर दिस सिस्टम। दे वर सोशली ऑप्रेस्ड, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड फॉर मोर रेवेन्यू, उन्होंने क्या था, सोशली ऑप्रेस्ड मतलब सोशली वो परेशान थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट थे, तबाह हो गए थे पैसे से रिलेटेड, मतलब उन पर ज़्यादा पैसा भी नहीं जिससे कि वो कंपनी को दे सकें, और अगर वो नहीं देते थे तो उन्हें पनिशमेंट मिलता था ऑफ एविक्शन वेन एवर दे कुड नॉट पे द स्पेसिफाइड रेवेन्यू, लेकिन अगर वो रेवेन्यू नहीं देते थे तो उन्हें क्या होता था, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। नाउ द महलवारी सिस्टम, अब ये कौन सिस्टम है, द महलवारी सिस्टम, ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, महलवारी सिस्टम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश और पंजाब में। Here there was a common ownership of land among groups of villages called महल्स, इसमें क्या था, एक कॉमन ओनरशिप थी जो कि सबके लिए होगी एक ग्रुप में, जो कि क्या था, उसे कहते थे महल। हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस, जो इससे क्या होता था, जो लोग थे वो पूरे विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को दे देते थे। ठीक है, ये था कौन सा, महलवारी सिस्टम। नाउ द रेयोटवारी सिस्टम, दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सिस्टम कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब सबसे पहले शुरू हुआ, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इट वॉज सेटलमेंट मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रेयोट पीजेंट्स, ये क्या था, ये सेटलमेंट था, ये एक रूप था जो कि किसके बीच था, गवर्नमेंट और रेयोट पीजेंट्स, रेयोट पीजेंट मतलब वहाँ के जो पीजेंट्स थे, मतलब वर्कर्स। अंडर इट द फार्मर वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनर, इसमें क्या था, जो फार्मर है वो ओनर है पूरे लैंड का, एज लॉन्ग एज ही, और उसे क्या करना है, सिर्फ लैंड पे करना है और किसी को नहीं करना था। और जो रेवेन्यू था वो फिक्स था फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, कम से कम 30 साल के लिए वो रेवेन्यू क्या था, फिक्स था, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, और किस पे डिपेंड करता था कि अगर सॉइल अच्छी होगी तो उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा, क्रॉप अच्छी होगी, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके हिसाब से उनका रेवेन्यू फिक्स था। द गवर्नमेंट कलेक्टेड 50% ऑफ द नेट वैल्यू, जो गवर्नमेंट ने कितने कलेक्ट कर लिए, 50% कर लिए ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप, 50% ग्रो कर ली, मतलब उन्हें पैसे नहीं देने, उन्हें क्रॉप देनी थी जितनी उनकी ग्रो हो जाए उनसे कम। बट सच हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड इट्स स्ट्रिक्ट कलेक्शन वॉज एक्सट्रीमली ओप्रेसिव फॉर द सिटीजन, लेकिन ये जो हाई रेवेन्यू डिमांड है कि हमें आधा दे देना, और ये जो स्ट्रिक्ट कलेक्शन है, इसने भी जो पीजेंट्स की लाइफ है वो एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, मतलब पूरे डिप्रेसिव कर दिया, उन्हें परेशानी में आ गए वो लोग। नाउ क्रॉप्स फॉर यूरोप पढ़ेंगे हम। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, ब्रिटिश ने भी रियलाइज़ किया कि सिर्फ कंट्री साइड को ही क्यों रेवेन्यू देना पड़े, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स, वो सिर्फ क्रॉप भी ग्रो कर सकती हैं जो कि यूरोप को चाहिए। बाय द लेट 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट, कंपनी ने अपना अच्छा ट्राई किया टू एक्सपेंड, जिससे कि वो अपना जो कल्टिवेशन है किसका, ओपियम और इंडिगो का, वो बढ़ा सके। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, सेंचुरी के हाफ में क्या हुआ, द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स, जो ब्रिटिश ने क्या हुआ, कल्टिवेटर्स को फोर्स किया, जिससे कि वो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग पार्ट के इंडिया
उगाएं, जैसे जूट बंगाल में उगाई जाए, टी असम में, शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश में, वीट इन पंजाब, ये सब उन्होंने आदेश दे दिए कि यहाँ आप लोग क्रॉप उगाओ जिससे कि सारी सही परसेंटेज हो जाए सारी क्रॉप्स की। नाउ वॉज दिस डन, क्या ये सब हुआ? द ब्रिटिश यूज द वेराइटी ऑफ मेथड ऑफ एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ब्रिटिश ने काफ़ी मेथड्स अप्लाई किए जिससे कि हम कल्टीवेशन को, जो उनका क्रॉप्स का कल्टीवेशन था वो बढ़ा सकें। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक। अब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने क्या क्या किया अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द 19th century saw the beginning of the trend towards production of commercial crops। अब 19th century आ गई थी, तो 19th century में क्या देखा गया? बिगनिंग ऑफ ट्रेंड, मतलब क्या क्या उगाए गए? जूट, इंडिगो, ऑयल सीड्स, शुगर केन, ये सब ने तो नई नई क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स उगाई गई जिससे कि वो क्या कर सकते थे? धंधा अपना कर सकते थे। द कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स आर प्रॉफिटेबल। ये जो कल्टिवेशन थी इन क्रॉप्स की वो क्या थी? प्रॉफिटेबल, मतलब काफ़ी प्रॉफिट दिया उसने फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या हुआ? द इंडियन कल्टिवेटर्स टू गॉट मोर मनी फॉर देयर प्रोड्यूसेस। इंडियन कल्टिवेटर्स को भी काफ़ी पैसे मिले उनके प्रोड्यूसेस के लिए। However, after some time this practice resulted in a decline। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? प्रैक्टिस, ये जो चीज़ चल रही थी ये भी ख़त्म हो गई। इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एक्यूट, फिर क्या हुआ? ये अब प्रोडक्शन ऑफ फूड ख़त्म हो गया तो क्या हुआ? शॉर्टेज हो गई फूड सप्लाई की। जैसा ये इससे भी क्या हुआ? इससे भी पीजेंट्स को परेशानी हुई। पीजेंट्स को तो परेशानी झेलनी पड़ रही है, कितने टाइम से देख रहे हैं हम। इट वॉज अ मेजर फैक्टर इन द, इसीलिए ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि पीजेंट्स को रिवॉल्ट मतलब विरोध करना पड़ा। दैट ब्रोक आउट, फिर क्या कब हुआ? वो 18th और 19th सेंचुरी में वो शुरू हो गया। नाउ वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब डिमांड क्यों हुई इंडियन इंडिगो को? क्योंकि इंडिया में क्या होता था? इंडिगो मतलब क्या कहते हैं? नील। उस वक्त नील की बहुत ज़रूरत थी। द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स। इंडिगो प्लांट कहाँ ग्रो होता था? ट्रॉपिक्स में ग्रो होता था। बाय द 13th सेंचुरी से क्या हुआ? इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज बाय क्लोथ्स। तो इंडियन जो इंडिगो था वो किससे यूज़ हुआ? इटली ने यूज़ किया अपने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो किसने यूज़ किया? इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ने टू डाई क्लॉथ, अपने क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग को इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया। जैसे कि वो डाई लगाते हैं ना, डाई में आपने देखा होगा इंडिगो लगी होती है। इंडिगो एक कलर है ब्लू, तो वो लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन माउंटेन। इसीलिए क्या हुआ? ये जो बहुत ही कम अमाउंट में वहाँ पे इंडिगो पहुँचा एंड इट्स प्राइस, और उसके प्राइस क्या कर दिए थे? हाई कर दिए थे, मतलब बढ़ा दिए थे। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयर आफ्टर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड रोड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। फिर जो यूरोपियन क्लॉथ थे वो किस पे डिपेंड हो गए? एक दूसरा प्लांट था विच इज़ कॉल्ड रोड टू मैप, जैसे क्या कहते हैं? रोड, जिससे कि क्या बनता था? वॉयलेट और ब्लू डाइज बनते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स, वो ये जो प्लांट था किसका था? टेम्परेट जोन का था। रोड वॉज मोर इजीली अवेलेबल, तो क्या था? जो रोड था वो आसानी से मिल जाता था यूरोप को। ये भी एक दूसरी डाई थी लेकिन इंडिगो से अलग थी। इट वॉज ग्रोन इन नदर्न इटली। ये कहाँ ग्रो होता था? नदर्न इटली, सदर्न फ्रांस, इन पार्ट्स ऑफ कुछ पार्ट्स जर्मनी के और ब्रिटेन में। वरीड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, जो लोग डरे हुए थे कॉम्पिटिशन इंडिगो से। रोड प्रोड्यूसर से इंडिगो यूरोप में प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, मतलब प्रेशर डाला गवर्नमेंट के कि ये जो इंडिगो का इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया से ये बंद कर दिया जाए। तो ये यहाँ तक चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। दिस इज़ अ पार्ट ए ऑफ रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। नाउ यू हैव टू इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू फ्रॉम हेयर। ओके class, next day we will complete this chapter, and now you have to read this chapter. Thank you class and have a nice day. Goodbye.